छोड़ा था उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग बेसिकली कल हमने पार्ट बी शुरू किया। पार्ट बी के अंदर रेशियो एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया 6 से 8 मार्क का ये वेटेज रखता है रेशियो एनालिसिस, ये चैप्टर या अकाउंटिंग रेशियो। चैप्टर नंबर 5 है ये बुक का। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं अपन। हमने कल डिस्कस किया था कि रेशियो किसे कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाय रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने कल बात की थी कि रेशियो इज नथिंग बट टू न्यूमेरिकल फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वन अनदर। ये अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है टू फिगर्स का इन रिलेशन टू वन अनदर, उसे रेशियो कहा जाता है। रेशियो जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के पर्पस के लिए यूज में लिया जाता है। हम अकाउंटिंग रेशियो क्यों बोल रहे हैं इस चैप्टर को, क्योंकि हम अकाउंटिंग डेटा की मदद से रेशियो निकाल रहे हैं। बैलेंस शीट, पी एंड एल की मदद से रेशियो, पी एंड एल में जो फिगर्स हैं, बैलेंस शीट में जो फिगर्स हैं, उनकी मदद से रेशियो निकालते हैं, इसीलिए इसे चैप्टर को अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। अकाउंटिंग रेशियो कैन बी एक्सप्रेस इन डिफरेंट फॉर्म्स। सबसे पहले प्रपोर्शन या इस टू के फॉर्म में, या प्योर रेशियो या सिंपल रेशियो जिसे बोलते हैं, 2:1, 1:3, ये इस तरीके से अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। टाइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेट या टाइम्स के 2 टाइम्स, 7 टाइम्स, इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। या अकाउंटिंग रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आप इशू एक्सप्रेस कर सकते हो, 1/2, 3/2, या परसेंटेज के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अकाउंटिंग रेशियोज बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं। कौन कौन सी 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं? सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो होती है, दूसरी सॉल्वेंसी रेशियो होती है, तीसरी एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो होती है, और चौथी प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो होती है। तो अकाउंटिंग रेशियोज को अपन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो, फिर दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, फिर एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो आपके लिए कहलाती है। लिक्विडिटी रेशियो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, व्हाट इज मेंट बाय लिक्विडिटी रेशियो। जो भी टर्म समझ में नहीं आएगा वो आप अनम्यूट करके पूछेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी टर्म्स इसमें इस्तेमाल में आएंगी जो कि वास्तव में आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी, इसीलिए हो सकता है कि आपके लिए कई बार ऐसा होता है कि हमें मुझे लगता है कि वो आती होंगी, पर किसी को अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो अनम्यूट करके पूछेगा। लिक्विडिटी रेशियो, सबसे पहली रेशियो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है। लिक्विडिटी रेशियो इज आल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, आल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जैसा लिखा भी है। सर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्यों बोलते हैं? वैसे सॉल्वेंसी अलग है, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो अलग है। लिक्विडिटी रेशियो उसको ही अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। क्या होती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली हमें बताता है फर्म एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। शॉर्ट टर्म में जो भी पेमेंट करना है, क्या वो सक्सेसफुली पे कर पाएगा, इतने उसके पास रिसोर्सेज हैं क्या, कि जो आपके लिए शॉर्ट टर्म में उसको पेमेंट करना है, करंट पेमेंट्स का करना है, करंट लाइबिलिटीज का जो पेमेंट करना है, वो पेमेंट टाइमली कर पाएगी फर्म। ये आपके लिए बताती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी मींस, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ फर्म टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी को टाइम पे चुका दे, ये एबिलिटी ही लिक्विडिटी कहलाती है। क्योंकि करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? करंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जिन्हें हमें शॉर्ट टर्म में या विद इन वन अकाउंटिंग ईयर या विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल पे करना होता है। नॉर्मली सिंपल शब्दों में अगर समझें तो करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटी विच आर टू बी रिपेड विद इन 1 ईयर, विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर अंदर जिनको पेमेंट करना होता है, उन लाइबिलिटीज को करंट लाइबिलिटी कहते हैं। और लिक्विडिटी मतलब हमारे पास क्या इतना पैसा है, या क्या हमारे पास इतनी लिक्विड एसेट्स है, क्या हमारे पास इतना फ्री पैसा है कि हम शॉर्ट टर्म में अपनी जो लाइबिलिटीज अराइज होंगी उनको पे कर पाएंगे, इसे लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मतलब एबिलिटी टू मीट ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब शॉर्ट टर्म में जो ऑब्लिगेशन आए उनको हम टाइम पे मीट कर पाएंगे क्या, ये देखना पड़ता है। ये लिक्विडिटी रेशियो बताता है।
देखो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है किसी भी फर्म का। अगर शॉर्ट टर्म पेमेंट भी कोई फर्म नहीं पे कर पा रही है तो इसका मतलब ऐसी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब मानी जाती है, उसकी गुडविल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो लिक्विडिटी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू मेजर short term solvency of business, that is the firm ability to meet its current obligation। फर्म की एबिलिटी करंट ऑब्लिगेशंस को मीट आउट करने की है या नहीं है, ये लिक्विडिटी रेशियो से मालूम चलता है। तो लिक्विडिटी रेशियो को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। लिक्विडिटी का मतलब करंट लायबिलिटीज को अपन टाइमली पे कर पाए। लिक्विडिटी रेशियो ये डिटरमाइन करने के लिए निकाली जाती है कि हम हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज को टाइमली रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लिक्विडिटी रेशियो, दो तरह की रेशियोस कैलकुलेट होते हैं लिक्विडिटी रेशियो के अंदर। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, इन दोनों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो रेशियोस कैलकुलेट की जाती हैं। पहली रेशियो कहलाती है करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो। पहली रेशियो क्या कहलाती है? करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो, द फर्स्ट रेशियो। और दूसरी रेशियो के तीन नाम है, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तीन नाम कौन कौन से? क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो, ये तीन नाम है। तो हमारे लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो रेशियोज हैं, पहली करंट रेशियो और दूसरी क्विक रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो रेशियो, कौन कौन सी दो रेशियो मैंने बताई? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं और क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन करंट रेशियो के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी दो रेशियो मैंने आपको बताई हैं जो हम या बेसिकली लिक्विडिटी रेशियो के अंदर पढ़ेंगे, याद रखना है ये अपन को। लिक्विडिटी रेशियोज यानी ऐसी रेशियोज जो करंट ऑब्लिगेशन मीट कर पाए फर्म, इसमें कैलकुलेट करने में मदद करती है, इसको डिटरमाइन करने में, एनालाइज करने में मदद करती है। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर दो रेशियो होती हैं। पहली रेशियो क्या कहलाती है? करंट रेशियो। पहली रेशियो क्या कहलाती है? करंट रेशियो। द फर्स्ट रेशियो इज नोन एज करंट रेशियो, ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। दूसरी रेशियो कहलाती है क्विक रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो भी उसे ही कहा जाता है, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो कहा जाता है। तो पहली रेशियो अपन जो यहां पे डिस्कस करेंगे, दैट इज योर करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। नाम सारे याद होने चाहिए। पहली रेशियो जो अपन बात करने जा रहे हैं, करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। देखो रेशियो एनालिसिस चैप्टर में आपको कुछ फॉर्मूले और कुछ टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं समझा तो दूंगा ही, पर फिर साथ में आपको याद भी रखनी पड़ेगी। तो पहली रेशियो अपन जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर पहली रेशियो करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो, दो नाम है। करंट रेशियो क्या होता है? करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स के रिलेशनशिप को बताता है। इट इज द रेशियो विच कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में रेशियो बताता है, या करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रिलेशनशिप बताता है। करंट एसेट्स क्या होती है वैसे तो मालूम होना चाहिए, फिर भी अपन यहां डिस्कस करेंगे। Current assets are those assets which generally get converted into cash within an operating cycle or an accounting period। यानी एक साल के अंदर अंदर नॉर्मली जो एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं उन्हें करंट एसेट्स कहते हैं। और करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है? दोज लाइबिलिटी विच हैज टू बी रिपेड विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड और विद इन एन ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मली अपन सिंपल शब्दों में समझे, एक साल के अंदर जिन लाइबिलिटीज को रिपे करना पड़ता है वो लाइबिलिटीज क्या कहलाती है? करंट लाइबिलिटी। तो करंट रेशियो किस किस के बीच में रिलेशनशिप देता है? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप हमारे को बताता है। फॉर्मूला फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल सा। करंट रेशियो, नाम ही करंट रेशियो है, तो करंट रेशियो के नाम से, करंट के नाम से आप बैलेंस शीट में देखें तो दो ही चीज आती है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट रेशियो। इसको अपन प्रपोर्शन या प्योर रेशियो के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, इस टू के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं? प्योर रेशियो। याद हो तो आपको मैंने बताया था प्योर रेशियो या प्रपोर्शन, या मैंने आपको बताया था सिंपल रेशियो भी बोलते हैं।
यानी इस टू के फॉर्म में 1:2, 2:1, 3:1 इस तरह एक्सप्रेस किया जाता है। तो करंट रेशियो क्या फॉर्मूला है करंट रेशियो का? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। याद रखना करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सर करंट एसेट्स क्या होते हैं? वैसे तो याद होना चाहिए, फिर भी हम यहां थोड़ा डिस्कस करते हैं। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है? दोज एसेट्स which get converted into cash within an accounting year. टेक्निकली हम इसे इस तरह बोलते हैं, those assets which get converted into cash within one operating cycle. ऑपरेटिंग साइकिल नॉर्मली 1 से 2 साल के या 3 साल के बीच की होती है, पर हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मानते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे एसेट्स, उन एसेट्स को करंट एसेट्स कहते हैं। These are the assets that are either in form of cash or cash equivalent, यानी पहले से कैश या कैश इक्विवेलेंट है, और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 12 मंथ। या तो कैश या कैश इक्विवेलेंट है। सर ये कैश इक्विवेलेंट किसे कहते हैं? कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं बैंक बैलेंस को। बैंक बैलेंस भी कैश के बराबर है। या चेक हमारे पास कोई है, उसे भी कैश इक्विवेलेंट बोला जाएगा। डीडी वो भी कैश इक्विवेलेंट है। या तो कैश हो, कैश मतलब करेंसी और कॉइन्स हो, या कैश इक्विवेलेंट हो यानी कैश के बराबर ही हो। तो आपको मालूम है बैंक बैलेंस भी कैश के बराबर ही मानते हैं। जब चाहे कैश हम लोग निकाल सकते हैं उसमें से, या उसकी मदद से दूसरों को पे कर सकते हैं, चेक की मदद से, डीडी की मदद से, सब कैश इक्विवेलेंट है। तो करंट एसेट या तो कैश और कैश इक्विवेलेंट है, और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। नॉर्मली 12 महीने के अंदर जब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, बैलेंस शीट डेट को एनालाइज कर रहे हैं, बैलेंस शीट में होती है करंट एसेट, तो अगले 12 महीने में जो जो एसेट्स यानी 1 साल के अंदर अंदर जो जो एसेट्स कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी, उन्हें भी करंट एसेट कहते हैं। और विद इन अ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, और एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर जो आपके लिए कन्वर्ट हो जाएंगे। नॉर्मली ऑपरेटिंग साइकिल नहीं दिया होता, तो 1 साल के अंदर अंदर जो भी कन्वर्ट होते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट में, उन्हें करंट एसेट कहते हैं। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? पहले एग्जांपल बताने से पहले सिंपल, कोई मुझे बता सकता है करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? एक दो एग्जांपल दे सकता है एनीबॉडी? करंट एसेट्स, हाँ तो बीआर, हाँ बीआर बिल्स रिसीवेबल, वेरी गुड। डेटर्स बिल्कुल सही है, इन्हें पेबल्स बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स। और क्या आता है करंट एसेट्स में? अपन देखेंगे और क्या क्या आता है, पर एक बार मैं आप लोगों से स्टॉक, इन्वेंट्री, स्टॉक, इन्वेंट्री या स्टॉक में अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो केवल फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स तीनों का स्टॉक होगा। स्टॉक और इन्वेंट्री इज आल्सो ए करंट एसेट। यस, और क्या होता है? कुछ याद हो? कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक, बिल्कुल, कैश बैंक बैलेंस ये भी करंट एसेट है हमारा। वेरी गुड। तो देखिए आपने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए हैं मेरे को। हाँ अनुज। सर लैंड? लैंड नहीं होती बेटा, लैंड इज फिक्स एसेट्स। जमीन जो होती है वो फिक्स एसेट्स होती है। वो लैंड आपके लिए, लैंड देखो फिक्स एसेट्स में क्या क्या आता है? फिक्स एसेट्स ऐसी एसेट होती हैं जिनका यूज लंबे समय तक किया करते हैं अपन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। हाँ सर बट अगर जैसा डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो जो एक साल में इजीली कैश में कन्वर्ट हो सके। मेरी बात सुनेंगे जरा। लैंड, आप नॉर्मली लैंड किस लिए खरीदते हैं? एक नॉर्मल बिजनेसमैन लैंड किस लिए खरीदता है? इसको समझते हैं, 11th का कॉन्सेप्ट है, पर समझते हैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। लैंड किस लिए खरीदता है? कोई बिजनेसमैन है, मैं प्रॉपर्टी डीलर की बात नहीं कर रहा हूं, एक बिजनेसमैन है। आज मान लो मेरे को कोई फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए लैंड खरीदी मैंने। तो लैंड का मेन पर्पस जब खरीदता हूं तो मेन पर्पस क्या होता है? टू यूज द लैंड इन द बिजनेस, उसमें बिल्डिंग बनाऊंगा। पर सर बेचने के लिए खरीदी, तो बेचने के लिए खरीदते हैं तो आपके लिए फिर आप क्या प्रॉपर्टी डीलर टाइप का बिजनेस कर रहे हो। आप फिक्स मतलब आप लैंड का बेचने, लैंड और बिल्डिंग को बेचने और खरीदने का काम कर रहे हो, तो फिर वो इन्वेंट्री कहलाती है। फिर वो लैंड के रूप में नहीं आती आपके बैलेंस शीट में, या बिल्डिंग के रूप में नहीं आती, फिर वो आपकी क्या कहलाती है? इन्वेंट्री। जिस चीज को खरीदते बेचते हैं वो हमारी इन्वेंट्री होती है, वो लैंड नहीं होती है आपके लिए, फिक्स एसेट्स में नहीं आएगी। फिर वो लैंड के नाम से आ रही है तो इसका मतलब उसका मेन पर्पस क्या होता है? हाँ हो सकता है सर बिल्डिंग
सर हमेशा के लिए थोड़ी रखते हैं, कभी बेच के नई बिल्डिंग भी लेते हैं, हाँ ऐसा होता है। पर जब बिल्डिंग खरीद रहा है कोई बिजनेसमैन, मान लो आज मेरी कोई भी बिजनेस है, मैं किसी चीज को बनाता हूं, मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी तो बेचने के पर्पज से नहीं, क्योंकि वो मेरा व्यापार नहीं है। वो मैं बिल्डिंग खरीदूंगा उसमें फैक्ट्री डालने के लिए, लैंड खरीदूंगा उसमें बिल्डिंग बनाकर बेचने के लिए, तो वो कैश में कन्वर्ट होने के लिए नहीं है। मेरा इंटेंशन नहीं है उसको कैश में कन्वर्ट करने का। हाँ हो सकता है कि 8 महीने बाद वो लैंड मेरे लिए उपयोग नहीं आ रही पर मैं बेच दूंगा, तो 8 महीने की बात है ना। आज मैं एनालाइज कर रहा हूं, आज मैंने जिस दिन बैलेंस शीट डेट को मेरे पास बैलेंस शीट में जो चीजें आ रही हैं मैं उसको एनालाइज कर रहा हूं, और लैंड के नाम से लिख रहा हूं, बिल्डिंग के नाम से लिख रहा हूं, फर्नीचर के नाम से लिख रहा हूं। तो मेरा इंटेंशन उसको बेचने का नहीं है, वो मेरा लिए बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट्स हैं जो बिजनेस के अंदर यूज करूंगा बिजनेस को रन करने के लिए। और बिजनेस को रन करने के लिए जो फिक्स एसेट्स मैं यूज करूंगा दैट इज नॉट करंट एसेट, दैट आर फिक्स एसेट्स। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है मैं बिल्डिंग खरीद के बेचता हूं, तो बिल्डिंग खरीद के बेचते हो तो फिर वो आपके लिए बिल्डिंग नहीं है, वो आपके लिए परचेज, आपके लिए इन्वेंट्री के रूप में आएगी। आपने पढ़ा भी होगा कभी 11th के अंदर, फर्नीचर वैसे तो फिक्स एसेट्स होता है, पर फर्नीचर की दुकान हो, मेरी दुकान ही फर्नीचर की, मैं फर्नीचर ही बेचता हूं, तो फिर फर्नीचर बेचने के लिए खरीदता हूं तो उसे परचेजेस लिखते हैं, उसको फर्नीचर नहीं लिखते। पढ़ा है ऐसा? यस सर। यस सर। है ना, सबने पढ़ा होगा। आज मोटर व्हीकल है कोई, मोटर व्हीकल वैसे तो व्हीकल मेरे लिए फिक्स एसेट्स होती है, पर मेरा तो शोरूम है व्हीकल बेचने का, तो फिर वो मेरी परचेजेस है और उसका स्टॉक मेरा इन्वेंट्री कहलाएगा। अरे हाँ, तो अगर बैलेंस शीट में लैंड के नाम से आ रहा है, बिल्डिंग के नाम से आ रहा है, मोटर व्हीकल के नाम से आ रहा है, मशीनरी के नाम से आ रहा है, फर्नीचर एंड फिक्सचर के नाम से आ रहा है, तो वो मेरी फिक्स एसेट्स है। हाँ भाई, समझ में आई मेरी बात? ये सब कुछ बिजनेसमैन के इंटेंशन पे डिपेंड करता है, बिजनेस किस चीज का कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी फिक्स एसेट्स है। लैंड इज नॉट ए फिक्स, लैंड के नाम से आ रही है बैलेंस शीट में तो फिक्स एसेट्स नहीं है, और सॉरी करंट एसेट्स नहीं है, फिक्स एसेट्स ही है। ठीक है। हाँ, अगर आपके लिए आपको श्योर हो, जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हो उस समय कोई एग्रीमेंट कर चुके हो आप लैंड बेचने का, और आपको मालूम है वो 3 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसा दिया हुआ है, कोई व्हीकल आ रहा है मोटर कार, और आपको कह रखा है हम तो बेच रहे हैं, उसको एग्रीमेंट हो चुका है, हम श्योर हैं कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर उसे करंट एसेट्स में इंक्लूड किया जा सकता है या कर सकते हैं। बट लैंड लिखा हुआ है तो वो फिक्स एसेट्स ही होगी, बिल्डिंग लिखा हुआ है तो फिक्स एसेट्स ही होगी, फर्नीचर एंड फिक्सचर लिखा हुआ है तो फिक्स एसेट्स होगी, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है तो फिक्स एसेट्स ही होगी। अरे हाँ भाई हाँ। तो सर करंट एसेट्स में क्या आता है? करंट एसेट्स में आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हमने किसी को एडवांसेस दे रखे हैं, इसको शॉर्ट टर्म लोन गिवन टू थर्ड पर्सन, हमने 3 महीने 6 महीने के लिए किसी को पैसा उधार दे रखा है, एडवांसेस के नाम से आता है बैलेंस शीट में नॉर्मली, तो ये करंट एसेट है मेरे लिए। करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स को नाम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज के नाम से भी आ सकता है, नाम ध्यान रखना है। करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब आपके लिए क्या होती हैं? करंट एसेट्स, क्योंकि ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन्हें शॉर्ट टर्म में अपन कैश में कन्वर्ट करते हैं। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में मैंने आपको बताया फिनिश गुड्स आएगा, WIP आएगा, फिनिश गुड्स आएगा, WIP वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, और रॉ मटेरियल आएगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए। ट्रेडिंग कंसर्न के लिए केवल फिनिश गुड्स आएगा। क्या नहीं आएगा? लूज टूल, लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर। सर ये लूज टूल और स्टोर स्पेयर क्या होते हैं? मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स हमने रखे हुए हैं जो मशीनरी के अंदर लगाएंगे, कल खराब हो जाता है पार्ट, तो बड़ी बड़ी कंपनियां मशीनरी लगा रखी हैं, तो मशीनरी के स्पेयर पार्ट भी रखती हैं, कुछ की खराब हो जाए तो कौन बुलाएगा? हैंड टू हैंड वो रिपेयरेबल होता है, नॉर्मली जो मशीन मैकेनिक जो मशीन ऑपरेटर होता है वही इसको चेंज कर देता है। तो कुछ स्पेयर पार्ट्स पड़े हो सकते हैं, कुछ प्लायर्स पड़े हुए हैं, कुछ पेचकस पड़ा हुआ है, लूज टूल्स बोलते हैं इन्हें। तो ये आपके लिए इन्वेंट्रीज में नहीं आते हैं, मतलब इन्वेंट्री के अंदर तो आते हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इसकी डेफिनेशन में, बट
ये आपके लिए करंट एसेट्स में नहीं आते, क्योंकि इनको बेचने का उद्देश्य नहीं होता, इनका कैश में कन्वर्ट करने का उद्देश्य नहीं होता। इसीलिए लूज टूल एंड स्टोर एंड स्पेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, याद रखना है। ट्रेड रिसीवेबल, सर ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल होते हैं सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल है, पर इसमें पीबीडी लेस करना है। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है तो तेरा अपन को मालूम है कि ये डूब जाएगा पैसा, तो उसे लेस करके लेना है। याद रखना, पीबीडी कोई है तो ट्रेड रिसीवेबल में से लेस करके लेना है, पीबीडी को लेस करके ही लेना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जैसा मैंने बताया, कैश मतलब कैश इन हैंड, करेंसी, कॉइन्स। कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश एट बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट्स, ये सब आपके लिए करंट एसेट का ही पार्ट है। और अदर करंट एसेट जैसे सर प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल, अक्रूड इनकम, किसी भी तरह की अक्रूड इनकम है, अक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, हमने कोई एडवांस टैक्स दे रखा है तो उसका भी रिफंड आता है कई बार, तो वो सब आपके लिए क्या है, क्या अदर करंट एसेट्स के अंदर आएंगी। तो याद रखना नाम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, इंटरेस्ट रिसीवेबल, कोई इंटरेस्ट आना है, अक्रूड इनकम, किसी भी तरह के अक्रूड इनकम है, एडवांस टैक्स, ये सब आपके लिए अदर करंट एसेट्स होते हैं। एक करंट एसेट, ये नाम याद रखने हैं आपको। क्या क्या बताया मैंने? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज के नाम से आ सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम से आ सकता है, इन्वेंट्रीज एक्सक्लूडिंग लूज टूल स्टोर एंड स्पेयर्स, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, बीआर बट पीबीडी लेस करते हुए, याद रखिएगा डेटर्स और बीआर पर पीबीडी लेस करते हुए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड इंटरेस्ट हो सकता है, प्रीपेड सैलरी हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल, कोई आपके लिए अक्रूड इनकम जिसे बोलते हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल हो सकता है, कोई भी इनकम रिसीवेबल हो सकती है, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स भी आपके लिए रिफंड मिलता है, इसीलिए उसको भी अदर करंट एसेट्स में लिया जाता है। तो दीज आर द करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स है, याद रखनी है ये करंट एसेट्स, इनको याद करना है, इनको अच्छी तरह याद रखना नाम, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोला है इसके अंदर मैंने, वही मतलब होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्री पर उसमें स्टोर और स्पेयर इंक्लूड नहीं करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल, बीआर, डेटर्स, लेस पीबीडी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम, मेनली दो ही है, एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी आपके लिए अलग अलग नाम से आ सकता है, प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड आपके लिए सैलरी हो सकती है, अक्रूड इनकम में इंटरेस्ट रिसीवेबल हो सकता है, कोई अदर इनकम रिसीवेबल हो सकती है, एडवांस टैक्स, ये सब आपके लिए अदर करंट एसेट्स। सर करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटी विच आर टू बी रीपेड विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर या एक ऑपरेटिंग साइकिल में रीपे करना पड़ता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? शॉर्ट टर्म बोराइंग्स, हमने कोई उधार ले रखा है शॉर्ट टर्म में, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ओडी ले रखा है, ओवरड्राफ्ट ले रखा है, इसे एक साल के अंदर अंदर आपको एक बार जीरो करना ही पड़ता है बैलेंस, तो बैंक को ओडी बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, या कैश क्रेडिट भी बोलते हैं इसे कई बार। बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या बोलते हैं? कैश क्रेडिट। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी करंट लाइबिलिटीज हैं, क्योंकि इनका पेमेंट अपन को विद इन 1 ईयर करना पड़ता है। ट्रेड पेबल, बीपी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अदर करंट लाइबिलिटी, जैसे अदर करंट लाइबिलिटीज क्या क्या हो सकता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। करंट मैच्योरिटी ऑफ लोन, ऐसा लोन जो आपके लिए मैच्योर हो गया, आपको पे करना है। इंटरेस्ट अक्रूड, कोई भी इंटरेस्ट अक्रूड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है बट नॉट पेड, ये भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाता है, इसे हटा देते हैं, लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट अक्रूड आ सकता है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू या ड्यू, दोनों आता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, कोई डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया पर अभी क्लेम नहीं हुआ, वो भी इसमें आएगा। कॉल्स इन एडवांस, ये इंपॉर्टेंट, कॉल्स इन एडवांस ध्यान में रखना। कॉल्स इन एडवांस, जो एडवांस में पैसा है वो भी करंट लाइबिलिटी है हमारे लिए, क्योंकि वो पैसा हमारा हुआ नहीं है। एडवांस में जो पैसा आ गया, कॉल्स इन एडवांस, आगे की जो कॉल्स है उसका पैसा अभी आ गया,
तो कॉल्स इन एडवांस इज ऑल्सो करंट लाइबिलिटी। तो याद रखनी है करंट लाइबिलिटीज क्या क्या होती है। किसी को कोई सवाल पूछना है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में? चलिए आगे बात करते हैं। हम करंट रेशो निकालते क्यों है, हमें इस पे कमेंट भी देना होता है, तो कमेंट के लिए काम में आएगा, ध्यान रखिएगा। करंट रेशो अपन ने बात करी किसके बीच में रिलेशनशिप है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ये लिक्विडिटी मेजर करता है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस या करंट लायबिलिटी पे कर पाएगी नहीं कर पाएगी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके लिए मेजर करता है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेदर एंटरप्राइज विल बी एबल टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन व्हेन दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। ये लाइन जरूर लिखनी है, कभी भी पूछे कि क्या ऑब्जेक्टिव है। It helps to identify whether enterprise will be able to meet short-term financial obligation when they become due for payment. सर कैसे चेक करेंगे कि हमारी करंट रेशो जो भी आई, जैसे मान लो 2-3 कंपनियों की निकाली अपन ने, एक्स की निकाली, वाई की निकाली, जेड की निकाली। एक की आई 1:1, एक की आई 2:1, एक की आई 8:1। तो देखो भाई, इसके लिए एक थंब रूल है, आइडियल रेशो दे रखा है। इसका आइडियल रेशो क्या है, ये प्योर रेशो के रूप में एक्सप्रेस होती है, मैंने पहले बता दिया। इसका आइडियल रेशो दे रखा है, आइडियल रेशो 2:1। 2:1 आता है तो करंट रेशो बहुत अच्छी मानते हैं, इससे थोड़ी ऊपर भी आती है तो भी अच्छी मानते हैं। बहुत ज्यादा हाई आती है करंट रेशो तो भी अच्छा नहीं मानते, ये मानते हैं कि हमने बहुत ज्यादा कैश होल्ड कर रखा है या बहुत ज्यादा डेटर्स है हमारे, हमने पैसे का सही उपयोग नहीं ले रखा, तो बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होगी। तो जेड ने बहुत ज्यादा हाई है देखो, तो अपन बोलेंगे एज करंट रेशियो इज वेरी हाई, दैट मींस दे आर नॉट यूजिंग देयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। कम है 2:1 से, तो अपन मानेंगे कि कंपनी की ऑब्लिगेशन पे करने की जो क्षमता है वो अच्छी नहीं है। 2:1 या इसके आसपास है, या इससे जरा से आई है 2:1, 2.5:1 या फिर 3:1, तो अपन कहेंगे करंट रेशियो इज एडुकेट और मोर देन एडुकेट एंड company can meet its current liabilities on time. High current ratio means better liquidity, but too high current ratio means poor operational efficiency. बहुत ज्यादा हाई करंट रेशियो भी अच्छी नहीं मानी जाती। ये मानते हैं कि हमने बहुत ज्यादा पैसा फालतू रखा हुआ है, क्योंकि देखो पैसे की कॉस्ट होती है, हमारे पास बहुत सारा पैसा कैश और कैश इक्विवेलेंट रखा है, डेटर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा है, या कोई भी इन्वेंट्री हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा है, तभी करंट रेशियो हाई होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमने फालतू पैसा बहुत फंसा रखा है, हमारे को पैसे को हम एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे। तो आइडियल रेशियो दे रखा है करंट रेशियो का, क्या आइडियल रेशियो है 2:1, यानी 2:1 या इसके आसपास होना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, लो तो नहीं होना चाहिए। लो हुआ जरा सा भी तो अपन मानेंगे कि वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पे करने की स्थिति में नहीं है, तो उसको अपना आइडियल रेशियो इंप्रूव करना चाहिए या करंट रेशियो इंप्रूव करना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? वर्किंग कैपिटल इज डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। कई बार क्या है, क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी होती है, उसकी मदद से भी अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, तो आपको मालूम होना चाहिए वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या है? वर्किंग कैपिटल तो मैंने बताया आपको क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, पर वर्किंग कैपिटल रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, दूसरी बात, लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर, वैसे तो करंट लायबिलिटी में नहीं आते, पर क्वेश्चन कहते हैं वो पे करना है, ड्यू करना है विद इन ए ईयर, या हो गए हैं, उनका पेमेंट विद इन 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ पे करना है, तो फिर उसको करंट लायबिलिटी में लिया जाएगा। याद रखेंगे, लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर विच आर टू बी लॉन्ग टर्म लोन, या केवल लोन भी लिखा जाए तो लॉन्ग टर्म भी मानते हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, अगर विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पीरियड, यानी 1 साल के भीतर भीतर अगर पे करना है, तो फिर उसे करंट लायबिलिटी में इंक्लूड किया जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी करंट एसेट्स है, ये लिखा हुआ भी था, फिर वापस से मैंने यहां दोहरा भी दिया। लोन, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन, ये करंट लायबिलिटी नहीं होते हैं। क्या क्या नहीं होते हैं करंट लायबिलिटी में? लोन, लॉन्ग टर्म लोन, नॉन करंट लायबिलिटी, या कई बार मॉर्गेज लोन भी लिखा रहता है, मॉर्गेज लोन।
ये करंट लाइबिलिटी नहीं होते हैं, नहीं होते, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होते हैं, नाम ही नॉन करंट लाइबिलिटी है। लोन, लॉन्ग टर्म लोन, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको बताई। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आया। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपकी बुक का डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट करंट रेशियो, आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसकी मदद से करंट रेशियो निकालना है। इस इंफॉर्मेशन में अपन को करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आइडेंटिफाई करना है। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स होते हैं, जैसा मैंने बताया। इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, अगर इसमें स्टोर और स्पेयर वो होते तो माइनस करते। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये करंट लायबिलिटी नहीं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, या इसे नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स है। पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम क्या क्या है। अब सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का टोटल ले लेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले करंट एसेट्स, कौन कौन से करंट एसेट है पहले नाम लिख देता हूं इसमें। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यही है हमारे पास। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इनकी वैल्यूज ले लेते हैं, फिर टोटल निकाल लेंगे। इन्वेंट्री कितने के दे रखी है? 70,000, ट्रेड रिसीवेबल 90,000, प्लस 90,000 प्लस करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 35,000 और कैश और कैश इक्विवेलेंट 5,000 प्लस 35,000 प्लस 5,000, टोटल कितना हो गया निकाल लें। 70 प्लस 90 160 प्लस 35 195 प्लस 5 2 लाख रुपीज। ये मेरी करंट एसेट्स आ गई। अब अपन लेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या है वन बाय वन देख लेते हैं। एक तो है ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं आएगी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। एक ट्रेड पेबल प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग्स प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक एक करके इनका ले लेते हैं वैल्यूज। ट्रेड पेबल कितने के हैं? ट्रेड पेबल हमारे लिए 46,000, फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 20,000, 46,000 20,000, प्रोविजन फॉर टैक्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के 10,000 और 4,000, 10,000 और 4,000, 10,000 प्लस 4,000, ये हो गया 46 और 50 60 70 और 80,000, 80,000। अब करंट रेशियो निकालेंगे। करंट रेशियो हमेशा प्रेजेंटेशन ऐसे ही देना है आपको। करंट एसेट्स, क्योंकि थोड़ी सी देर में आप लोग क्या कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली निकाल लेंगे।
करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स कितने के हैं? 2 लाख, 2 लाख। करंट लायबिलिटी कितने की है? 80,000। ये 4 5 जा 4 2 जा, तो ये हो गया 5:2 या 2.5:1। हाँ भाई, इस पे हमेशा कमेंट भी करना है, याद रखना एग्जाम में। कमेंट लिखना। आइडियल रेशो कितना है? आइडियल रेशो is 2:1 as current ratio is 2.5:1. It means company short term solvency is good and can meet short term obligations. इस तरह का कमेंट भी देना है, याद रखना आंसर में फाइनल। तो ये हमारे लिए पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। कमेंट पूछे नहीं पूछे, आपको करंट रेशियो जो भी रेशियो निकाल रहा है उसके बाद कमेंट जरूर लिखना है। तो उसको आइडियल रेशियो से कंपेयर करके कमेंट लिखेंगे जहां जहां आइडियल रेशियोज है। हाँ, तो सर यहाँ पे आइडियल रेशियो तो दे नहीं रखा। आइडियल रेशियो आपको याद करना है ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना आइडियल रेशियो, थंब रूल है। हर कंपनी का आइडिया यही है, 2:1। आपको बताया था एक रूल ऑफ थंब होता है, बेंचमार्क में आपको बताया था 3 तरह के बेंचमार्क होते हैं। खुद के पास रेशियो से कंपेयर कर लो, इंडस्ट्री के एवरेज से या दूसरी फर्म से कंपेयर कर लो, या आइडियल रेशियो। आइडियल मतलब एक आदर्श है कि एक कंपनी का करंट रेशियो 2:1 तो होना ही चाहिए। तो ये याद रखना है, तो फिक्स है सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि हर किसी का आइडियल रेशियो अलग अलग होता है। करंट रेशियो कितना होगा? आइडियल रेशियो 2:1। ये आपको याद रखना है, ये आपको देगा थोड़ी। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, अभी देखो जैसे अपन नेक्स्ट टॉपिक क्विक रेशियो पढ़ेंगे, उसका भी आइडियल रेशियो अपन को याद रखना है। तो कुछ के ही है रूल ऑफ थंब, बाकी सबके तो कंपैरेटिव होंगे। कंपैरेटिव के लिए फिर वो 2 फर्म के डेटा देगा या 2 कंपनी के डेटा देगा, तब कंपैरेटिव एनालिसिस कराएगा। मतलब दोनों का आपस के अंदर इंडस्ट्री एवरेज या फिर दूसरे फर्म से कंपैरिजन कराएगा उसके एनालिसिस के लिए, रेशियो के लिए। पर करंट रेशियो और क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियोज के आइडियल रेशियोज है, तो उससे डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, किसी के मन में और कोई सवाल? तो आज की क्लास खत्म करते हैं, और कोई सवाल नहीं है तो कल इससे आगे अपन क्विक रेशियोज के बारे में बात करेंगे।